हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल गंजवासदा की डिजी लेसन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के बही खाता विषय के अंतर्गत इकाई 5 कंपनी के लेखे और अंशों के निर्गमन से आगे की बात बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपने जो देखा उससे आगे क्या है उन सब पर चर्चा करूंगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी व्यवसाय का एक स्वरूप है जो एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय की सीमाओं के कारण इसका जन्म हुआ। ये व्यवसाय का सबसे बृहत रूप होता है। इसमें कंपनी कैसे बनाई जाती है इसके विषय में आज बताऊंगा कि जब कंपनी के प्रवर्तक कंपनी बनाते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज या प्रलेख तैयार करते हैं। कंपनी के जिन प्रमुख प्रलेखों को बताना है मुझे, तो सबसे पहला पार्षद सीमा नियम होता है। जब कंपनी तैयार की जाती है तो कंपनी के प्रवर्तक जो दस्तावेज कंपनी को चलाने के लिए होते हैं, जिसमें कंपनी से संबंधित सारे नियम कायदे दिए रहते हैं, वो प्रलेख के नाम से जाने जाते हैं। पहला है पार्षद सीमा नियम। बच्चों, पार्षद सीमा नियम क्या होता है? देखिए, पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी की शक्तियों और सीमाओं की व्याख्या करता है। इस प्रलेख के अंतर्गत कंपनी की क्या शक्तियां रहेंगी और कहां तक कंपनी अपनी काम करेगी, सीमा लिखी होती है। इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र का दिग्दर्शन होता है। कंपनी कहां कहां काम करेगी वो लिखा रहता है। कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो इसमें दिए रहते हैं। इस प्रकार यह प्रलेख कंपनी तथा बाहरी लोगों के संबंध को निश्चित करता है। कंपनी और जो बाहर के लोग होंगे जिनसे कंपनी व्यापार करेगी उनके बीच में क्या संबंध है। इसे कंपनी का उद्देश्य पत्र भी कहते हैं। इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक बार इसको बनाने के बाद इसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें कंपनी की शक्ति और सीमाओं की व्याख्या होती है कि कानूनी तौर से कंपनी का पार्षद सीमा नियम उसको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करता है और कंपनियां अपनी सीमा का उपयोग कहाँ कहाँ तक कर पाएगा, कितनी सीमा है। तो बाहरी लोग और कंपनियों के बीच में जो जोड़ने का काम है वो इसी के माध्यम से होता है। अगला है अंतर नियम होता है, एक पार्षद अंतर नियम। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। पहला हो गया पार्षद सीमा नियम, ये अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था होती है। उसमें बाहरी लोग और कंपनी के बीच सीमा नियम ये बताता है कि बाहरी लोग और कंपनी के बीच में क्या संबंध स्थापित होता है। वो ये आंतरिक व्यवस्था मतलब प्रशासन से संबंध आगे अंदर ये। तो पार्षद अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था से संबंधित नियम होते हैं। इस प्रपत्र के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, ये लिखे होते हैं। अंश के निर्गमन, कंपनी पूंजी इकट्ठी करने के लिए अंशों का निर्गमन कैसे करेगी, उनका हस्तांतरण आदि के संबंध में इस प्रपत्र में नियम दिए जाते हैं। कंपनी की सभाएं किस प्रकार से की जाएंगी आदि विषयों पर अंतर नियमों में प्रकाश डालते हैं। ये कंपनी अधिनियम तथा पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। कंपनी अधिनियम द्वारा और सीमा नियम इसको शासित करता है, अर्थात इसमें वही काम किए जाते हैं जो सीमा नियम में दिए नियमों का पालन करते हों। यदि कोई कंपनी अंतर नियम का निर्माण नहीं करती है तो उसके अभाव में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रथम अनुसूची में विभिन्न कंपनियों के लिए दी गई आदर्श तालिकाओं अपने उसमें का उपयोग करती हैं। यदि मान लीजिए कंपनी ने पार्षद अंतर नियम नहीं बनाया है तो कंपनी अधिनियम 2013 में बहुत सारी अनुसूची दी हैं, ABCD, उन नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख तो सीमा नियम होगा, वो बनाना अनिवार्य है
और अंतर नियम यदि नहीं बनाया है तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो तालिकाएँ दी हैं, अनुसूची दी हैं, उसको पालन करना होता है। अब प्राविवरण तीसरा है। प्राविवरण क्या है? प्राविवरण केवल पब्लिक कंपनी द्वारा जनता से अंश पूंजी एकत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र निर्गमित किया जाता है। जैसे कि पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, जिसको अंश बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो कंपनी की कोई अपनी पूंजी नहीं होती। कंपनी जनता से पैसा इकट्ठा करके व्यापार आरंभ करती है। तो जो जनता पैसा देती है, जनता से जो पैसा इकट्ठे करती है, वो अंश के माध्यम से करती है। तो जब कंपनी को ये अंश बेचने होते हैं तो उसके लिए एक निमंत्रण पत्र आम जनता में देना होता है, वो प्राविवरण कहलाता है। अर्थात प्राविवरण का अर्थ है अंश या ऋण पत्र। दीर्घकालीन जो है वित्त का जो साधन है कंपनी का, एक अंश होता है। अंश के बाद फिर ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र भी बच्चों कंपनी द्वारा ऋण प्राप्त करने का एक प्रमाण पत्र होता है और ऋण पत्र कहलाता है। तो दोनों का निर्गमन कैसे किया जाएगा, क्या मूल्य के रहेंगे, कितने रहेंगे, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की रहती हैं। ये केवल पब्लिक कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है प्राविवरण। यदि कोई कंपनी अपना प्राविवरण जारी नहीं कर पाती है तो इसके स्थान पर उसको प्रलेख कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तावित किया जाता है, उसको स्थानापन्न प्राविवरण कहते हैं। किन्हीं कारण से यदि मान लीजिए कंपनी प्राविवरण जारी नहीं कर पा रही तो वो कंपनी रजिस्ट्रार के सामने एक दूसरा प्रलेख प्रस्तुत करती है, इसको स्थानापन्न प्राविवरण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये 3 महत्वपूर्ण प्रलेख हुए कंपनी के लिए। एक पार्षद सीमा नियम जो कंपनी की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है, एक पार्षद अंतर नियम जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए तैयार किया जाता है, और जो पार्षद सीमा नियम और कंपनी अधिनियम द्वारा के अंतर्गत संचालित होता है। और दूसरा प्राविवरण एक तरह से कंपनी द्वारा अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए निमंत्रण पत्र आम पब्लिक में जारी किया जाता है। तो जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदना चाहता है, ऋण पत्र खरीदना चाहता है, वो प्राविवरण में सारी जानकारी देख करके अंश खरीदने या ऋण पत्र खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। अब अंश किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है आप लोग को। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी की अपनी कोई पूंजी नहीं होती है। कंपनी को व्यवसाय करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे एक या दो लोग प्रदान नहीं कर सकते। कंपनी की पूंजी करोड़ों अरबों में होती है, तो इसको एक ही दो लोग प्रदान नहीं कर सकते। इसको इकट्ठा करने की दृष्टि से, पूंजी प्राप्त करने की दृष्टि से इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं, अंश या शेयर कहते हैं। इस प्रकार की पूंजी अंशों से मिलकर बनी होती है, इसलिए अंश पूंजी कहते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए, व्यापार प्रारंभ करते समय उसके मालिक द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं। क्योंकि कंपनी की पूंजी अंशों में बटी है, इसलिए इसको अंश पूंजी कहते हैं। पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी की अंश पूंजी 1 लाख रुपए है, जो 1000 अंशों में बटी है। 1000 अंश मतलब एक अंश की कीमत आपकी 100 रुपये हो गई। अर्थात कोई व्यक्ति एक अंश खरीदेगा तो उसको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो 1000 × 100 बराबर 1 लाख रुपये हो जाता है। तो इस तरह से जितनी पूंजी होती है वो अंशों के मूल्य से उसको विभाजित कर दी जाती है कि कोई अंश 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 50 का भी, 200 का भी हो सकता है। तो वो एक इकाई यदि कोई खरीदेगा तो वो एक अंश कहलाएगा और एक अंश का मालिक कहलाएगा। तो इस तरह से कंपनी की जो पूंजी है छोटी छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इसको भाग या शेयर या अंश कहते हैं। और कंपनी की पूंजी चूँकि अंशों से मिलकर मिलती है, इसको अंश पूंजी कहते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के अंशों को 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है समतांश या इक्विटी शेयर, दूसरा पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर होते हैं। समतांश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। ये समतांश की परिभाषा है। अर्थात इन्हें लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद दिया जाता है तथा कंपनी की समापन की स्थिति में अंशों की राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लौटाने के बाद दी जाती है। इन अंशों पर लाभांश की दर भी निश्चित नहीं होती। 3 ही बातें हुई समतांश के लिए
एक तो जब लाभांश कंपनी बांटेगी तो इनको लाभांश कब मिलेगा, जब पहले पूर्वाधिकार को देंगे फिर इनको देंगे। और यदि मान लीजिए किन्हीं कारण से कंपनी का समापन हो रहा है तो समापन की स्थिति में पूंजी वापस लौटाई जाती है, तो पहले पूर्वाधिकारधारियों को लौटाते हैं फिर इनका नंबर आता है। और इन पर लाभांश जो दिया जाता है, लाभ का अंश जो दिया जाता है, वो उसकी दर पहले से निश्चित नहीं होती है, वो लाभांश पर निर्भर करती है कि ये बढ़ेगी या घटेगी, कब ज़्यादा होती रहती है इसकी, वो समतांश कहते हैं। अर्थात जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो समतांश हैं, और जो समतांश नहीं है पूर्वाधिकार अंश, ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर ये तीन बातों के आधार पर हम समतांशों को परिभाषित कर सकते हैं। अब पूर्वाधिकार अंश से क्या आशा है, उन अंशों से है जिन पर निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होता है करने तथा समापन की दशा में पूंजी प्राप्त करने में पूर्वाधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों की पहली विशेषता होती है कि इन पर लाभांश की दर पहले से तय होती है, 10%, 12%, 15%, जो उसमें लिखा है उतना ही मिलेगा। यदि मान लीजिए कंपनी का समापन हो रहा है तो फिर समापन की स्थिति में सबसे पहले पूंजी इनको लौटाई जाएगी, समतांशधारियों से पहले लौटाएगी। पूर्वाधिकारधारियों को मत देने का तथा कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, जबकि समतांशधारियों को कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। एक तरह से वास्तविक जो मालिक होते हैं वो कंपनी के समतांशधारी होते हैं, और ये प्रबंध में भाग लेने का अधिकार भी समतांशधारियों को होता है। पूर्वाधिकारधारियों ना तो प्रबंध में भाग ले सकते ना मत। हाँ, कभी कभी इनको यदि लाभांश की प्राप्ति नहीं होती तो अपने हित के मामलों में इनको मत देने का अधिकार होता है। तो ये अंशों के प्रकार हो गए, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। कंपनी की पूंजी का एक भाग है, शेयर है, इसलिए इसको अंश बोला जाता है। अब समतांश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर क्या क्या होता है देखिए। लाभांश की दर, इसमें समतांशों में लाभांश की दर बदलती रहती है, जैसे जैसे लाभांश यदि बढ़ता है तो दर बढ़ जाती है, और कम होता है तो, और कई बार ऐसा होता है कि लाभांश यदि नहीं होता तो फिर लाभ उनको नहीं मिलता। इसमें लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है, जितनी दर होती है उसी दर से इनको लाभांश। इन अंशों के आगे पहले से लिखा होता है, जैसे 10% पूर्वाधिकार अंश। 10% पूर्वाधिकार अंश का मतलब हो गया कि जब लाभांश बटेगा तो इनको 10%, 12% मतलब 12% लाभांश मिलेगा। तो ये पूर्वाधिकार अंशों के आगे दर पहले से ही लिखी होती है। लाभांश का भुगतान, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद लाभांश मिलता है। जब कंपनी लाभांश बांटती है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को मिलता है, इसके बाद समतांशधारियों को मिलता है, और समतांशों के पहले लाभांश को भुगतान किया जाता है। मताधिकार, इनके धारकों को सभी प्रकार के मामलों में मताधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, और इनके धारकों को केवल अपने हित के मामलों में मताधिकार, जिसमें ये हित रखते हैं। बट ऐसा कह रहे हैं कि यदि इन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर सामान्य समतांशधारियों की तरह वोटिंग करने का इनको पावर मिल जाता है। जोखिम, इसमें जोखिम अधिक रहती है। लाभांश, कभी कभी लाभांश तो दूर है, यदि कंपनी ज़्यादा घाटे में चली जाए तो लाभांश की बात तो छोड़ो, उनको अंश की राशि भी नहीं मिलती है, और इसमें जोखिम कम होती है इनकी अपेक्षा। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, ये साधारण अंश होते हैं और ये विशिष्ट अंश होते हैं। तो ये अंशों में अंतर हो गया। इस प्रश्न को 4 तरह से तैयार किया जाता है। एक तो अंतर हो गया बच्चों, आशय कहें तो इसको वाक्यबद्ध कर दीजिए तो समतांशों का आशय हो जाएगा, पूर्वाधिकार का अंशों का आशय हो जाएगा। समतांश की विशेषताएं पूछें तो ये समतांश को ले लीजिए, और इसकी पूछें तो इसके ले लीजिए। तो 3-4 तरह से ये प्रश्न तैयार हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें जुड़ जाते हैं, देखें आप उसको। अब पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार क्या होते हैं। अभी तो अंशों के प्रकार थे, अंश 2 तरह के हो गए, समतांश, पूर्वाधिकार। तो पूर्वाधिकार अंशों के भी कई प्रकार हैं इसमें, देखो उनकी विशेषताओं के आधार पर पूर्वाधिकार अंश खरीदते हैं लोग। पहला है संचयी पूर्वाधिकार। वे पूर्वाधिकार अंश जिनका लाभांश प्राप्त न होने पर, यदि मान लीजिए किसी वर्ष में इनको लाभांश की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस वर्ष का लाभांश अगले वर्ष के लिए संचित हो जाता है, अर्थात इनको अगले वर्ष में लाभांश प्राप्त होगा। किसी वर्ष में लाभांश नहीं मिला है तो अगले वर्ष में लाभांश, वो संचयी पूर्वाधिकार।
ऐसे पूर्वाधिकारांश जिनको किसी वर्ष में लाभांश की प्राप्ति नहीं हुई है तो अगले वर्ष के लिए संचय करो। और वे पूर्वाधिकारांश जिसका लाभांश प्राप्त न होने की स्थिति में अगले वर्ष के लिए संचित नहीं होगा, अर्थात यानी किसी वर्ष में लाभांश की प्राप्ति नहीं हो तो इनको अगले वर्ष में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, असंचय कहलाएंगे। परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश वे अंश होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय व शर्तों के बाद इनको समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक निश्चित समय होता है और एक शर्त होती है, उसका यदि ये पालन करते हैं तो इनको सब पूर्वाधिकार के बाद इनको समता अंशों में बदल दिया जाता है। और वे अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार वे अंश होते हैं जिनको समता अंशों में नहीं बदला जा सकता है। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकारांश जिनका भुगतान एक निश्चित समय बाद कर दिया जाता है। बच्चों, ये शुद्ध पूर्वाधिकारांश इसलिए जारी किए जाते हैं कि जितनी बड़ी समस्या किसी चीज़ की कमी नहीं होती है उतनी बड़ी समस्या किसी चीज़ की अधिकता उत्पन्न कर सकती है। यदि मान लीजिए कंपनी के पास पूंजी की अधिकता हो जाती है तो उस अधिकता का क्या किया जाए, पूंजी अधिक हो गई तो उसको क्या करे कंपनी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी शुद्ध पूर्वाधिकारांश जारी करके उस अधिक पूंजी का अंशधारियों को पैसा लौटा देती है, वो शुद्ध कहलाती है। अर्थात वे पूर्वाधिकारांश जिनका भुगतान शोधन एक निश्चित समय बाद कंपनी कर देती है, उनका पैसा लौटा देती है। और शुद्ध वे होते हैं जिनका पूर्वाधिकार जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं किया जाता था, अंशों की राशि केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है, वह शुद्ध कहलाते हैं। भागयुक्त पूर्वाधिकारांश वे अंश होते हैं जिन्हें निर्धारित दर से लाभांश में भाग प्राप्त करने के बाद विशेष लाभांश में अतिरिक्त लाभ भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे कि अभी पहले हमने बताया कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, जितनी दर उस पर लिखी उतना ही लाभांश मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति भागयुक्त पूर्वाधिकारांश खरीदते हैं तो उनको सामान्य दर से तो लाभांश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंपनी को जब कभी कभी विशेष लाभांश अर्जित करती है, विशेष लाभ कंपनियों को हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में कंपनी के उस लाभांश में इनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। सामान्य दर से तो मिले ही मिलेगा, अतिरिक्त जो लाभ हुआ है उसमें भी इनको भाग प्राप्त होगा, वो भागयुक्त कहलाते हैं। और अभागयुक्त वे होते हैं पूर्वाधिकार जिन्हें विशेष लाभांश में भाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। तो कई बार कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ होता है, तो अप्रत्याशित लाभ की स्थिति में कंपनी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को निर्धारित दर से लाभांश बांट दिया जाता है। समताधारियों को जो संचालक मंडल जो तय करता है उसके अंदर लाभांश बांट दिया जाता है, फिर भी लाभांश विभाजन योग्य बचता है, तो ऐसी स्थिति में उसको विशेष लाभांश की श्रेणी दी जाए, नाम से संज्ञा दी जाती है, तो उसमें उनको हिस्सा मिलता है। प्रत्याभूतित या गारंटी पूर्वाधिकार वे अंश होते हैं जिन पर एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है। पहले से ऐसे अंशधारियों को ये गारंटी दी जाती है कि आपको पहले से निर्धारित दर के जो है उसकी राशि आपको लाभांश के रूप में अवश्य प्राप्त होगी, वो प्रत्याभूतित कहलाता है। और अप्रत्याभूतित वे अंश होते हैं जो लाभांश प्राप्ति की कोई गारंटी कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये 10 पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार हो गए, और जो व्यक्ति जैसे पूर्वाधिकार अंश खरीदना चाहता है वैसे खरीद लेता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली जानकारी के लिए आगे का पाठ्यक्रम जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और ये जो नोट्स दिए आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इनके लिए आप अपनी जो फेयर कापी है, जो आपको निर्देश दिए गए हैं समय समय पर, उनके तहत आप इसको तैयार कर लें और